आपको पता है अंदर से अर्थ कैसी होती है। अब आप कहेंगे कि मैम आपने लास्ट चैप्टर में तो पढ़ा ही दिया है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोडाइवर्सिटी, है ना, इतनी सारी चीजें। तो मैं कहूंगी कि जी नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। हम बात कर रहे हैं कि हमारी अर्थ के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, वो कैसा है। ठीक है, इनसाइड ऑफ द अर्थ, जो इसके अंदर, जो इसका ये जो है ना, ये पूरा ये कहना चाहिए तो इसके अंदर वाली चीज, जैसे इसके अंदर तो मैं देखूंगी इसको फोड़ के तो ये सिंपल एयर ही निकलने वाली है, बॉल निकलने वाला है। बट जब हम अर्थ के ऊपर बात करते हैं तो अर्थ एक्चुअल में ऐसी नहीं होती है। तो जानने के लिए इनसाइड ऑफ द अर्थ क्या है, तो उसके लिए हमें स्टार्ट करना होगा हमारा आज का चैप्टर, जो कि है इनसाइड द अर्थ। तो चलो विदाउट किसी देरी किए हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी ज्योति सोनी और आज हम पढ़ने वाले हैं इनसाइड द अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर क्या होने वाला है। तो इसके लिए अब आपको अर्थ तोड़ के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बॉल को जब मैं तोड़ूंगी तो इसके अंदर कुछ नहीं निकलने वाला है। जी हाँ, मैं ग्लोब अरेंज नहीं कर पाई। तो इनसाइड द अर्थ पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें कवर करने को मिलेंगी। तो द अर्थ, इंटरनल कंपोजिशन, की जो भी इसकी इंटरनल कंपोजिशन है जिससे ये मिलकर के बनी हुई है, देन इसके ओरिजिन, कंपोजिशन एंड यूजफुलनेस ऑफ रॉक्स, देन रॉक्स एंड इट्स, ओके इट्स के बाद में थोड़ा छूट चुका है, एंड देन रॉक साइकिल क्या होता है। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करने वाले हैं हम कि अर्थ जो होता है, कि अर्थ किस चीज से मिलकर के बना हुआ होता है और एक्चुअल में अर्थ जो है वो क्या चीज है। तो देखो, आपको एक चीज तो पता होंगी, जो आप जो इमेज देख रहे हो अभी स्क्रीन पर, तो वहां पर दो इमेजेस है। ठीक है, यहाँ पर ये जो दो इमेजेस है इसके बीच में एक बाउंड्री जो है वो मैंने ओपन रखी हुई है। तो ये जो बाउंड्री है ना, तो ये होती है, इसमें चेंजेस होते ही रहते हैं। मतलब एक जैसी जो है ना अर्थ, वो कभी रहती ही नहीं है। और ये जो चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो भी इसके टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर, ठीक है, जैसे क्रस्ट, जो इसके अंदर जो क्रस्ट है, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है। और इसके वजह से हमारी अर्थ का जो सरफेस है वो भी हमेशा चेंज होते रहता है। आवर अर्थ इज कंसिस्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस, बट इट इज जस्ट इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन information regarding the interior of the crust as temperature are very high. The heat increases as we go deeper at the rate of 1 degree Celsius for every 30 to 35 meters of हम अर्थ में जैसे जैसे पर सेंटीमीटर, मतलब 30 टू 35 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, तो हर एक मीटर के साथ में 1 डिग्री सेल्सियस जो इसका हीट है, जो टेम्परेचर है, वो रेट ऑफ बढ़ते बढ़ते ही जाता है। तो जाहिर सी बात है, इतनी सारी चीजें जब होंगी तो इसके ऊपर, इसके मतलब अर्थ के जो सरफेस है उसके ऊपर इसके चेंजेस भी हमें शो देंगे, है ना, शो होंगे और दिखाई देते ही है। अब हम बात करें कि भाई इनके जो चेंजेस है वो मतलब उसके ऊपर किस किस का इफेक्ट पड़ता है। तो जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी जो होती है, सॉरी, ऑब्वियस ही बात है कि जो भी मटेरियल उसने उसके ऊपर मतलब जो फोर्स पड़ रहा है, तो उसकी डेंसिटी भी इसके ऊपर मायने रखती है, तो उससे भी चेंज होता है। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वेव्स जो होती है उसके वजह से भी होता है। तो जो अर्थक्वेक वेव्स जो होती है, तो उसके मैग्नीट्यूड से भी इसके ऊपर फर्क पड़ता है। देन आप डेंसिटी ऑफ रॉक मटेरियल देख लीजिए, क्योंकि रॉक मटेरियल तो उसी के ऊपर है ना, उसी सरफेस के ऊपर है, तो उसकी डेंसिटी भी जो है इसके लिए मैटर करती है। फिर उसके बाद में इसका जो थिकनेस होता है, जो प्रेशर होता है, जैसे जैसे क्या होता है, इंक्रीज विद द डेप्थ, जैसे जैसे इसकी डेप्थ बढ़ते जाती है तो ये इसकी थिकनेस और प्रेशर भी साथ साथ में बढ़ते जाता है। अब हम इसके फॉर्मेशन के ऊपर बात करें कि भाई जो अर्थ है, हमने तो ये देख लिया कि इसके जो ये ऊपरी ऊपरी चेंजेस हो रहे हैं ना, ये क्यों हो रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने बात की कि इसके ऊपरी ये जो चेंजेस है ये हमें क्यों दिखाई पड़ते हैं। तो हमने मेन चेंजेस देख लिए कि जैसे कि इसके ऊपर जो मटेरियल का डेंसिटी है वो हो गया। फिर उसके बाद में अर्थक्वेक वेव्स जो हो रही है उसका मैग्नीट्यूड भी फर्क डालता है। फिर इसके ऊपर जो रॉक मटेरियल्स आते हैं वो भी इसके ऊपर, मतलब उसकी डेंसिटी भी, इसका भी फर्क पड़ता है इसके ऊपर। तो इन सारी स्टडीज करने के बावजूद फिर हम क्या करते हैं, ये जो अर्थ है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो अर्थ है ना, जब हम उसका अंदर झांकना शुरू करते हैं तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज क्रस्ट, सेकंड मेंटल एंड थर्ड वन इज कोर। तो मैं एक बार ना आपको इसके अकॉर्डिंग पहले यहाँ पर पूरा एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दूं कि क्रस्ट, मेंटल और कोर की जो है ना,
मतलब उसकी सिचुएशन क्या है, देन हम धीरे धीरे ना साथ ही साथ डिटेल में उसको डिस्कस करते जाएंगे। देखो ये पूरा मेरा बॉल है, ठीक है, ये ग्लोब है, ये अर्थ है, हम लोग अर्थ ही लेंगे। तो ये पूरा अर्थ है, तो जो ऊपर वाली जो लेयर दिख रही है ना, मतलब यहाँ पर जो इतनी थोड़ी सी मोटी वाली जो थिक लेयर होंगी सबसे फर्स्ट नंबर की, मतलब ये पूरा जो मेरा अर्थ है तो इसके ऊपर जो फर्स्ट थिकनेस होंगी तो ये होता है हमारा क्रस्ट। और ये देख लीजिए ये पूरा राउंड है, और ये जो राउंड है तो वाला जो लेयर दिख रहा है ना, मतलब ये तो इसके जस्ट इसके नीचे वाला जो अंदर डेप्थ में जाएंगे, देखो ये डेप्थ हम यहाँ से ऐसे जाएंगे, ठीक है, ये ऐसी डेप्थ जाएंगी, सॉरी पेन नहीं दिख रहा। तो जैसे इसके अंदर इसको हम क्रैक करेंगे, मतलब इसको जैसे हमने काटा आधा, तो ये कांटे वाले का जो साइड वाला स्लाइड है ना वो दिखाई दे रहा है। तो ये सबसे फर्स्ट नंबर का होता है हमारा क्रस्ट। देन उसके बाद में उसके जैसे ही हम थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, जैसे ही हम इसके नीचे जा रहे हैं तो एक और लेयर, ये ऊपर वाली, ठीक है, अब ये इसके साइड वाला ही हो गया, ये मैंने इसको आधा कट किया और इसके साइड वाला हो गया। तो ये फर्स्ट वाली लेयर जो ये क्या होगी, क्रस्ट हो गई। फिर इसके नीचे वाली एक और क्या जाती है, वो मेंटल होती है। एंड जो लास्ट वाली ये वाला जो किनोर आ जाता है ना, जो इसके सेंटर से कनेक्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं कोर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी। अब हम इसमें जो पिक्चर्स है उसके जरिए इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो फर्स्ट वाला मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये वाला जो होता है ये क्रस्ट है, फिर इसके बाद में ये जो बीच वाला आ जाता है ये मेंटल, एंड देन थर्ड वन इज कोर। अब इसको हम डिटेल से साथ में पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो एक एक चीजें जो है वो हमारे पास में समझ में आ जाएंगी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भैया स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या होता है। एक बार मैं यहाँ पर एक डाउट और क्लियर करना चाहूंगी कि अभी जस्ट हम लोगों ने लास्ट वाले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो डोमेन्स होते हैं अर्थ के, है ना, वहां पर हमने क्या देखा था, लिथोस्फीयर देखा था, फिर उसके बाद में हमने क्या देखा था, हाइड्रोस्फीयर देखा था, एंड थर्ड एक और चीज थी, सॉरी बायोस्फीयर भी देखा था, बायोस्फीयर, और फिर उसके साथ में हम लोगों ने मतलब इकोलॉजी जो है वो तो बायोस्फीयर के साथ में ही देखा था। इसके बाद में हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एक था एटमॉस्फेयर। तो ये जो चार चीजें देखी थी, तो भाई ये डोमेन थे उस चीज के, ठीक है, अर्थ के ये डोमेन थे जो इतने टाइप से उसको डिवाइड किया है कि हमारे पास में एक एटमॉस्फेयर है जहाँ पे आपके पास गैसेज ही गैसेज है, लिथोस्फीयर है जो कि आपका अर्थ वाला पोर्शन आ जाता है, और एक्चुअल में आज हम इस लिथोस्फीयर को ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मतलब जो लैंड वाला पार्ट होता है ना, तो आज हम उस पार्ट को पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद में हाइड्रोस्फीयर वो था जहां पर मतलब जितना भी पानी वाला एरिया था, इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। और बायोस्फीयर जहां पर मतलब लिविंग थिंग्स जो थी वो थी, इन तीनों की हेल्प से वो रह रही थी, मतलब जहां पर उसको हेल्प लिथोस्फीयर भी कर रहा था, हाइड्रोस्फीयर भी कर रहा था और एटमॉस्फेयर भी कर रहा था, तो वहां पर हमारे पास में था बायोस्फीयर। तो चलो अब हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, बैक टू आवर टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़े, तो पहले आप इस इमेज को अच्छे से ध्यान से रख लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके, और हो सके तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इकलौता एक ऐसा इमेज है जिससे कि आप सारी चीजें एक साथ में समझ सकते हो, है ना। तो अब हम आते हैं क्रस्ट पे, या तो फिर जिसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं। एज यू कैन, आपका जो प्रीवियस चैप्टर था वहां पर आप पढ़ चुके थे कि लिथोस्फीयर एक्चुअल में क्या होता है। तो लिथोस्फीयर वो होता है जो कि लैंड वाला पार्ट होता है, ठीक है, लैंड वाला पार्ट, या तो फिर क्रस्ट, जिसको हमने क्रस्ट भी कहा था, उसकी ऊपरी लेयर को हमने क्रस्ट कहते हैं। तो अब हमारे पास क्रस्ट और लिथोस्फीयर की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि जो सबसे ओवर मोस्ट लेयर होती है, लैंड वाली जो लेयर, क्योंकि इस सेक्शन में तो हमको पूरा लैंड वाला ही पार्ट पढ़ना है भाई, हर जगह जो है वो जमीनी भाग को ही लेकर के हमें पढ़ना है। तो जो सबसे ऊपरी लेयर होती है ये वाली लेयर, ठीक है, ये जो ये ब्लू वाली लेयर दिखाई दे रही है, इसके थोड़े से इधर, मतलब ये जो है ना नीचे जैसे हम लोग जाते हैं तो 7 to 8 किलोमीटर अंडर द ओशन फ्लोर टू 55 किलोमीटर ये होती है। तो इतना वाला जो एरिया है इसको आप क्रस्ट कहते हो, ये इतना ही होता है, ठीक है। ये देखो ये पूरा सरफेस है, मैं आपको एक बार इसमें फिर से दिखाना चाहूंगी, ये वाला जो पूरा है तो इससे 5 to 8 किलोमीटर अंडर, ठीक है। तो ये वाला जो है, तो ये वाला क्या कहलाता है, हमारा क्रस्ट कहलाता है, जैसे हमको इमेज में भी और अच्छे से देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, ये वाला हो गया इमेज में, तो ये यहाँ से इतना वाला भाग क्या हो गया हमारे पास में, क्रस्ट हो गया। द क्रस्ट इज द ओवरमोस्ट लेयर, इट्स थिकनेस वेरीज बिटवीन 5 to 8 किलोमीटर अंडर द ओशियन फ्लोर टू 55 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंटल मासेस, ओके। अब हम इसकी बात करें, किसकी,
क्रस्ट की, तो क्रस्ट भी जो है वो अलग अलग टाइप में डिवाइडेड होगा। तो अब क्या होता है, एक इसकी लेयर ऐसी होती है जहां पर सिलिका एंड एल्यूमिनिया से मिलकर के ये बना हुआ होता है। ये यहाँ पर ये कह ले कि यहाँ पर ये वाले जो मिनरल्स होते हैं इसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, ये यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जैसे कि ये वाला एरिया जो है ना, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, तो सिलिका और एल्यूमिनिया है, जब हमने इसको साथ में रखा तो हम इसको सियाल पढ़ते हैं। ठीक है, हमने इसको सियाल पढ़ा। तो अब ये क्या होता है, सिलिका एंड एल्यूमिनिया जहां पर मेन मिनरल्स होते हैं मतलब मिक्स होते हैं, तो इसको हम कहते हैं सियाल। और फिर उसके बाद में सेकंड आता है जो ओशियानिक होता है। ठीक है, ये वाला जो एरिया होता है ये कॉन्टिनेंटल होता है, ये ऊपरी सतह पे होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो क्रस्ट है वो थोड़ा सा मतलब ऊपरी जो लेयर है, एक तो हम समुद्र तट से ही या हम उसको जो ओशियन है उस हाइट से ही उसको चेक करते हैं। तो जो ओशियानिक हो गया, मतलब जो पानी वाला हुआ, ये जो ओशियानिक वाला है, तो ये इससे थोड़ा सा नीचे denser than the continental crust। ओके, तो ये वाले हम सीमा कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिलिका के साथ में आता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये हो जाता है सीमा। तो ये सियाल हो गया और ये सीमा हो गया। तो दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया कि जो सियाल होता है वो कैसा है, कॉन्टिनेंटल मास है, मतलब कॉन्टिनेंटल एरिया में आता है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और जो सीमा है वो कौन सा आता है हमारे पास में, जो ओशियनिक क्रस्ट पे होता है। ठीक है, ये वाला हो गया, तो ये ओशियनिक हो गया और ये सियाल हो गया। तो सियाल की एक्चुअल में कितनी होती है, 2.7, और सीमा की कितनी होती है, 3 ग्राम पर क्यूबिक, द डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट। ओके, तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंटली याद होनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशन से ही हमें बड़े कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर होते हैं। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है वो भी पता होने चाहिए। आपसे एग्जामिनर घुमा फिरा के भी क्वेश्चन कर सकता है कि जो सियाल होते हैं वहां पे कौन कौन से जो क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिलिका और एल्यूमिनियम नाम से ही क्लियर है। नीचे सीमा जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम के साथ में बना है। एक की डेंसिटी कितनी है, 2.7, और एक की जो है वो 3.0 है। अब हमारे पास में नेक्स्ट लेयर आती है, वो है मेंटल की। ठीक है, मेसोफियर भी बोल सकते हो आप इसको, या मेंटल भी कह सकते हो। अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास में जो पूरा ये अर्थ है, हमने ये पूरा अर्थ पकड़ा हुआ है, तो हमने इसकी एक अपर मोस्ट लेयर को डन कर लिया है। लेकिन अब हम इसके जैसे ही नीचे वाली लेयर पे जाएंगे, ठीक है, नीचे वाली 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। ठीक है, मतलब ये जो ऊपर वाला क्रस्ट हो गया, अब हम इसके 2900 किलोमीटर बिलो रहेंगे, इसके नीचे जाएंगे तो आपको एक एरिया मिलेगा। और ये एरिया आप यहाँ पर ये जो रेड वाला एरिया दिख रहे हो ना, ये पूरा रेड वाला, तो आप इसको मेंटल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको होता है मेंटल वाला एरिया। तो ये जो ऊपरी वाला एरिया आपने पढ़ा था, ये हमारा क्रस्ट वाला एरिया था। और ये जो सेकेंड वाला है, यह आप इसको अगर आपको डेफिनेशन देनी है तो सिंपल सा बोल सकते हो कि जो सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ है, यह the mantle, which is the second layer, extend up to depth of 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। तो यही वाली लेयर जो है वो मेंटल कहलाती है। अब मेंटल जो मटेरियल है वो किन चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है, तो जब हमने वहां पर पढ़ा हुआ था तो हमने क्या चीजें देखी थी, एक तो सिलिका देखा था, एक एल्यूमिनियम था जिसको हमने सियाल कहा था, और सेकेंड वाला था सीमा जिसके साथ में मैग्नीशियम था, तो इट इज सीमा था। ठीक है, मैग्नीशियम, Mg नहीं, ओके, तो ये मैग्नीशियम था। और एक ओके, हाँ, लेकिन अब हम यहाँ पर पढ़ने जाए तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आने वाली है हमारे पास में मेंटल में। तो मेंटल जो होता है वो हैवी मटेरियल से ज्यादा मिलकर के बना हुआ होता है। तो यहाँ पर हमें पढ़ना होगा आयरन, यहाँ पर आयरन मिलेगा आपको, यहाँ पर मैग्नीशियम भी मिलेगा और सिलिका भी मिलेगा। मतलब दो चीजें ऑलरेडी है, आपको एक चीज एक्सट्रैक्ट करनी है जो कि आयरन है। ठीक है, आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिका, ये तीन चीजें जो होती है इससे मिलकर के बनी हुई होती है, और ये डेंस एंड हैवी मटेरियल से मिलकर के बनी हुई होती है। इट इज मेड अप ऑफ डेंस एंड हैवी मटेरियल्स, आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिका। अब इसके साथ में क्या है कि ये जो लेयर है, मतलब जो मेंटल वाली लेयर है, ये दो लेयर से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक लेयर नहीं है। तो एक लेयर आपकी कहलाती है अपर मोस्ट लेयर, एंड सेकेंड वन इज जो है क्या है, द लोअर मेंटल। ठीक है,
तो हमारे पास में जो मेंटल है उसकी 2 लेयर हो गई. इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, द अपर मेंटल एंड द सेकंड वन इज द लोअर मेंटल. मतलब जो ऊपर वाली है अपर एंड जो लोअर वाली है वो लोअर. क्लियर. अब उसके साथ में क्या होगा यहाँ पर कि हमारे पास में जो एवरेज टेम्परेचर है, अभी हम अपर के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, ये देखो ये हमारे पास में पूरा जो मेंटल था ये वाला इतना, ये जो रेड वाला एरिया है हम इसको पकड़ के ले रहे हैं. तो यहाँ से ये जो ऊपरी वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक के, तो ये आपके पास में अपर मेंटल हो गया, और ये वाला जो हो गया ये लोअर मेंटल हो गया. अब इसके साथ में जो अपर मेंटल है तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, 870 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है. द रॉक्स आर हियर इन सेमी सॉलिड स्टेट. अब यहाँ पर जो रॉक्स होती है, जो है ना, जो चट्टाने होती है, रॉक्स होती है, तो वो यहाँ पर सेमी सॉलिड है. मतलब बहुत ज्यादा सॉलिड भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो वो सेमी सॉलिड है. ठीक है. फिर उसके बाद में आता है लोअर. ठीक है, तो ये जो लोअर मेंटल है, तो लोअर मेंटल का टेम्परेचर कितना होता है, 2200 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 2200 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है. और अगर यहाँ पे आप यहाँ की जो रॉक्स है उसकी स्टेट देखना चाहोगे तो आपको यहाँ पर कौन सी स्टेट मिलेंगी, उसकी सॉलिड स्टेट मिलने वाली है. मतलब ऊपर जो है टेम्परेचर कम है तो वो सेमी सॉलिड स्टेट में है, और जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है टेम्परेचर हाई हो रहा है तो वो सॉलिड स्टेट में जा रहा है. अगर आप पूरे मेंटल की एवरेज डेंसिटी की ऊपर बात करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3.5 ग्राम टू 5.5 जी पर क्यूबिक इसकी आपको डेंसिटी मिलेंगी, या यूं कह ले आपको इसका घनत्व देखने को मिलेगा. तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, बहुत इजीली चीजें हैं, बस हमको एक फॉर्मेशन देखना है. आपको पूरा की पूरा चैप्टर जो है या इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको सिर्फ एक पेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं. कैसे कि आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको ये वाला एक डायग्राम बनाना है. ठीक है, ये डायग्राम बनाया है इसमें. मैं इसको एक बार इरेज कर लूं, है ना. तो चीजें क्या है, मतलब इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने का तरीका बताती हूँ. देखो मैं एक सेकंड में नीचे उतने में होगा नहीं, हम पेन चेंज कर लेते हैं और फिर बात करते हैं. देखो क्या करना है, पूरे की पूरे आपको सिर्फ यहाँ पर एक पूरा अर्थ बनाना है. अर्थ बनाने के बाद में आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. ऊपरी वाला ये आपका क्रस्ट हो गया. फिर क्रस्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी आपके पास में, तो क्रस्ट को 2 पार्ट में डाल दो. आपको एक आपका सीमा ले लो और एक आपका सियाल ले लो. ठीक है, हो गया. फिर जब आप क्रस्ट वाले पे आ रहे हो तो ये वाला इन शॉर्ट आपको यही इमेज जो है ये पूरी बना के रखनी है. और इसी के साथ साथ में आप साइड में क्या करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये जो अपर वाला था अपर मेंटल, तो अपर मेंटल पे आप वहीं के वहीं डाल दीजिए कि अपर मेंटल जो है वो 870 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है. ठीक है, फिर आप लोअर मेंटल पे वहीं पे मेंशन कर दीजिए 2200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है. और पूरे की पूरे क्रस्ट की डेंसिटी क्या है, मतलब एक पूरे बड़े पेज में, जरूरी नहीं कि इतने में ही खिचड़ी करें, आप एरो करके साइड में लिखते चले तो इतनी सारी चीजों से आप बच जाएंगे. जब आपको ओरली पूरे टू द पॉइंट आ जाएंगे तो आप थ्योरी तो अपने आप लिख ही लेंगे. क्यों, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, हमें चीजें रटनी नहीं है, हमें चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं देखनी है. हाँ, मेन मोटिव हमारा सिलेबस ही है जो कवर करके हमको एग्जाम में जाना है. बट अभी हमारा मोटिव एक्चुअली क्या होता है कि हम चीजों को समझे, चीजों को लाइफ टाइम के लिए याद रखें. ठीक है, और लाइफ टाइम के लिए याद रखने के लिए आपको बार बार रिविजन चाहिए, और उसको आप कितने इजीएस्ट फॉर्म में डाल सकते हैं वो चीज चाहिए. ओके, तो अब हमारा मेंटल हो गया कि मेंटल 2 टाइप का होता है. इसके बाद में हम इसके थोड़े से और नीचे जाएंगे. ठीक है, थोड़े से और नीचे जाने का मतलब हमने ऊपरी लेयर देख ली थी, फिर हम इसके थोड़े और नीचे गए थे, हमने मेंटल देखा. अब हम इसके पूरे ही नीचे चले जाएंगे. मतलब इसका जो सेंटर पॉइंट है अंदर से, ठीक है, मतलब ये स्टिक मैंने निकाली थी इसके अंदर वाली, तो इसका ये वाला जो सेंटर पॉइंट है इसके एकदम यहाँ से अंदर जाके मिल रहा है, तो वो सेंटर पॉइंट होता है हमारा कोर. ठीक है, तो देखो जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है ये मतलब केक की एक स्लाइस निकाल ली, ये समझ ले पेस्ट्री निकाल ली. ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो पूरा एरिया है इसको कहते हैं कोर. और ये वाला जो डायग्राम मैं आपको उधर बना करके बताने की कोशिश कर रही थी, तो वो यही डायग्राम है जिसको आपको अपनी कॉपी में हेड में बनाना है. आपने ये पूरा एक्चुअली समझ लिया तो आप ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपने आप समझ लेंगे, बार बार रिविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी. हाँ, यहाँ पर आप क्या चीज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो अपर मेंटल है यहाँ पर आप डाल दो 870 डिग्री सेल्सियस, लोअर मेंटल पे आप डाल दो 2200 डिग्री सेल्सियस. दोनों का मिला करके डेंसिटी इधर साइड में लिख कर यहाँ पर डेंसिटी लिख दो कि ये
3.5 to 5.5 है ना ग्राम जो उसकी डेंसिटी है वो जाती है। सिमिलरली आप क्रस्ट के साथ में ऐसा कर लो, क्रस्ट पे आप सियाल और सीमा डाल दीजिए तो ऑटोमेटिकली वो चीजें याद हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर हमको देखना था 2900 किलोमीटर नीचे जो है ये क्रस्ट से इतने नीचे, यहाँ पर हम ये इतने डिस्टेंस डाल देंगे 2900 किलोमीटर, आई थिंक 29 ही था वो, ठीक है। तो इतने नीचे हमको मेंटल मिलता है क्रस्ट से। क्रस्ट की आप देख लेंगे कि 0 to 100 किलोमीटर के जो थिकनेस है वहां पर आपको क्रस्ट मिलने वाला है। तो ऐसे ही एक इमेज आपको सारी चीजें समझा देंगी। चलो नो बकबक नो बकवास, अब हम आते हैं क्रस्ट के ऊपर। तो क्रस्ट क्या होता है, जो इनर मोस्ट होता है, जो सबसे अंदर का लेयर होता है उसको, सॉरी क्रस्ट नहीं, हम कोर के ऊपर बात कर रहे हैं ना, हाँ सॉरी हम कोर पे बात कर रहे हैं। तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है हम उसको कोर कहते हैं। तो तीन चीजें हो गई यहाँ से, अपर मोस्ट जो है वो क्रस्ट हो गई, इनर मोस्ट जो है वो कोर हो गई, और इन दोनों के बीच में जो पिसारा है वो है मेंटल। तो कैसे याद रखेंगे कि क्रस्ट ऊपर का है, क्रंची भाग होता है ऊपर ही ऊपर, कोर, ठीक है, अंदर जाते हैं कोर होता है, और ऊपर नीचे के बीच में बीच वाला ज्यादा पिसाता है तो इसलिए वो मेंटल हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि बीच में मेंटल आता है। अब मेंटल जो है ये भी हमारे पास में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो आउटर कोर में और सेकंड इनर कोर पे। तो देखो ये वाला हो गया हमारे पास में एक आउटर कोर, और ये वाला जो हो गया हमारे पास में इनर कोर। तो जो आउटर कोर होता है, मतलब आउटर कोर जो है ये यहाँ पर कितना 2900 किलोमीटर के इसमें है, और ये वाला जो इनर कोर है वो 5100 किलोमीटर के बीच में आता है। तो आउटर कोर जो होता है वो मोस्ट ऑफ क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, और जो इनर कोर है वो आपके पास में सॉलिड फॉर्म में है। क्लियर, यहाँ पे इतनी सारी चीजें, एक इमेज जो है देखो कितनी सारी चीजें बता रही है। तो आपको भी सिमिलरली ऐसा ही करना है। विल द टेम्परेचर ऑफ द आउटर कोर इज 2200 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ द इनर कोर इज 500 डिग्री सेल्सियस। तो इनर कोर का यहीं पर आप यहाँ पर भी एक चीज भी और डाल देंगे कि ये 5000 डिग्री सेल्सियस है, और जो आउटर कोर है तो उसका 2200 डिग्री सेल्सियस आप यहाँ का इसका टेम्परेचर इसमें मेंशन कर देंगे। ये भी हो गया। अब जो लेयर होता है उसको नाइफ कहा जाता है, निफे और नाइफ वट एवर यू कैन कॉल्ड, ठीक है। तो मैं तो निफे ही पढ़ूंगी, ओके। क्यों, क्योंकि देखो निकिल है, मतलब इसके लिए जैसे सिग्मा और सियाल के लिए देखा, सियाल और सीमा के लिए देखा था, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर निकिल पाया जाता है, और उसके साथ में क्या पाया जाता है, आयरन। तो इन दोनों को मिला करके हमने ये वर्ड जो है प्रोनाउंस किया। तो यहाँ पर कोर के बारे में इतना है। उम्मीद करती हूँ आपको कोर, मेंटल और क्रस्ट तीनों चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, या इसका स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में आने वाला है। कहीं से भी ऐसे ऑब्जेक्टिव्स और डिटेल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइफ टाइम हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इसी अर्थ के पार्ट है। हमेशा कहती हूँ, मेरे हर लेक्चर में आप लोगों ने मतलब प्रीवियस किसी क्लासेस में आपने पढ़े होंगे, या अभी किसी लेक्चर में भी आपको ये बात सुनने को मिल गई होंगी कि हम सिर्फ पढ़ते हमारे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं है, ठीक है। हम जिस हमारे सिलेबस में वही सारी चीजें इन्वॉल्व होती है जो हमारे सराउंडिंग होती है, ठीक है। डेफिनेशन हमने इन्वायरमेंट की पढ़ी हुई थी, तो इन्वायरमेंट से ये बात क्लियर है भाई कि हमारा जो भी इन्वायरमेंट होता है, तो हमारे इन्वायरमेंट में आपने जो एलिमेंट्स पढ़े थे, तो वो एलिमेंट क्या थे, हमारे इन्वायरमेंट में सोशल एलिमेंट भी था, हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल भी था, ठीक है। हमारे इन्वायरमेंट में सोशल भी था, हमारे इन्वायरमेंट में पॉलिटिकल जो है वो भी चीजें थी, इकोनॉमिकल भी थी, और फिजिकल वर्ड भी देखा था हमने, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग हर चीज देखी थी। मतलब कुल मिलाकर के इन्वायरमेंट के एक एक सेक्शन की जो स्टडी होती है वही स्टडी एज अ सब्जेक्ट हम क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स के बारे में हम पॉलिटी में जाके पढ़ लेते हैं, सोशल लाइफ जो होती है वो हम सोशल में जाकर के पढ़ते हैं, ठीक है। सोशल में हम पहले पिछले लोगों की पढ़ते हैं तो वो हिस्ट्री बन जाती है, हमारे जो सराउंडिंग होता है उसको हम ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं, जो भी फिजिकल वर्ड होता है, ठीक है। ये चीजें होती है पॉलिटी वाली। इकोनॉमिक्स से जो रिलेटेड चीजें होती है वो हम इकोनॉमी में जाके पढ़ लेते हैं। साइंस वाली चीजें हम साइंस में जाके पढ़ लेते हैं। जो लैंग्वेजेस हम बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश, वो भी हम इन हमारे हिंदी और इंग्लिश वाले सब्जेक्ट में जाकर के पढ़ लेते हैं। कुल मिला के हम पढ़ते वही है जो जिस के बीच में हम रहते हैं, ठीक है। हमारी लाइफ जहां पर हम स्पेंड करते हैं उसी को हम पढ़ते हैं। तो क्यों ना हम उसको एकदम इंटरेस्टिंग बना करके पढ़े, क्योंकि हम जब देखना शुरू करेंगे ना, जब नजरिया डालेंगे कि अच्छा ये भी हमारे काम की चीज है, ये भी हम देखते हैं, तो वो नजरिया चेंज होते जाएंगे और हमारे अंदर वो पढ़ने का इंटरेस्ट जो है वो जागेगा, ठीक है। तो चीजें हम भूलेंगे नहीं, बार बार चीजों को पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट जो है वो और डेवलप होते जाएगा। तो चलो अब मैं मेरी बकवास बंद करके हमारे टॉपिक के ऊपर फिर से बढ़ते हैं।
अब हम कोर के बारे में थोड़ी सी और कुछ चीजें पढ़ ले तो कोर एक्चुअली जो होता है उसकी जो डेंसिटी है, अभी हम लोगों ने सभी की डेंसिटी पढ़ी हुई है, तो आपको याद होनी चाहिए कि हमने क्रस्ट की भी देखी थी, अभी मेंटल की भी देखी थी। तो अब हमारे पास में आता है कोर, तो कोर का जो डेंसिटी लेवल है वो कितना है 3.5 टू 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, और सेम जो है मेंटल की भी थी अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, अब हम टेम्परेचर की बात करें तो जिस तरीके से हमने मतलब वहां पे आगे देखा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मतलब टेम्परेचर जो है वो इस इंक्रीज होता है एवरी 32 मीटर्स ऑफ द डेप्थ पे। ठीक है, जैसे जैसे हम डेप्थ में 32 मीटर बढ़ते हैं वैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर जो रेट है वो बढ़ते जाता है। मतलब आप जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे तो आपको अंदर का जो टेम्परेचर है वो एकदम हाई मिलेगा, और ये जो हाई टेम्परेचर होता है ये एकदम एक्सट्रीमली हाई हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैटर जो होता है वो क्या होता है, वो मेल्ट हो जाता है, तो वो मोल्टन स्टेट पे आ जाता है, और उसी मेल्टन स्टेट पे जो मैटर होता है उसको हम कहते हैं मेग्मा। ठीक है, अब ये जो मेग्मा होता है, देखो मेग्मा बनने तक की प्रोसेस जो है इसको हम समझते हैं। देखो कोर में क्या था, हमने देखा कि कोर जो है वो इस तरीके से जो नीचे वाली लेयर है यहाँ पर ये कोर है। ठीक है, कोर में मतलब ये राउंड है और यहाँ पर मतलब ये ऊपर ही होगी, ये ऊपर वाला मेंटल रखते हैं हम, यहाँ से नीचे इसको कोर स्टार्ट करते हैं। भाई लाइन तो एग्जैक्टली आ जा भाई, इतने टाइम हो गए पेन टैप को चलाते हुए। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास में ये हमारे पास ये जो कोर वाली लाइन है हम इसको लेकर के आते हैं। ठीक है, अब ये कोर वाली लाइन है तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो हर एक 32 मीटर पर 1 सेंटीमीटर टेम्परेचर जो है वो बढ़ते जाता है। अब 1 सेंटीमीटर बढ़ गया मतलब यहाँ पर आते आते तक के मतलब नीचे आते आते यहाँ पर क्या हो जाता है, एकदम हाई लेवल का टेम्परेचर हो जाता है, एकदम एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर हो जाता है। और जब इस कंडीशन पे आता है ये टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो मैटर है वो मोल्ट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और इस मेल्टन स्टेट में हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको मैग्मा कहते हैं। और ये मैग्मा अब यहाँ पर बहुत ज्यादा जमा हो गया, एकदम लिक्विड फॉर्म में या मेल्ट फॉर्म में जमा हो गया। अब ये बाहर कैसे आएगा, तो ये जो रेड मोल्टन मैग्मा है तो ये क्या होता है, जैसे वॉल्केनोज देखते हैं ना, वॉल्केनिक वेव जब आती है तो एकदम से धरती चीर करके क्या होता है, ये मैग्मा बाहर आकर के जमा हो जाता है। ठीक है, मतलब ये धरती है, ये अर्थ का सरफेस है, और ये यहाँ से एकदम वॉल्केनिक वेव जब आती है तो यहाँ से ये पूरा जो लावा है, ये जो मैग्मा है, तो एज अ लावा ये क्या करते हैं, ये जो अंदर वाला मैग्मा है ये ऊपर आकर के एज अ लावा हो जाता है, और इससे फिर यहाँ पर रॉक बनने शुरू हो जाते हैं। क्लियर, आपको मैग्मा का यूज समझ में आया। दीज रेड माउंटेन जो है तो ये किसके थ्रू, मतलब अर्थ से क्या होता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ थ्रू द वॉल्केनोज एंड इज कॉल्ड लावा। क्लियर, ये डेफिनेशन समझ में आई आपको। ओके, अब वोल्केनोज कैसे आते हैं इसके लिए हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। अब क्या होता है, हमारी जो रिसेंट स्टडीज है वो ये बताती है कि यहाँ पर एकदम जो प्रेशर है, ठीक है, मतलब जो लेयर्स है इसके ऊपर, कोर है, क्रस्ट है, मेंटल है, तो ये इन मतलब क्रस्ट और मेंटल ये सारे जो प्रेशर है वो क्रो पर मतलब कोर जो है वहां पे आते आते क्या हुआ है कि ये जो कोर है, मतलब कोर का जो मेल्टन स्टेट है, जो मोल्टन मैग्मा है, तो वो वाला स्टेट क्या हो गया, अब सॉलिड स्टेट में आ चुका है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है। प्रेशर में चीजें आएंगी तो वो जो जमीन मतलब जो लिक्विड फॉर्म में है तो वो तो सॉलिड में बनते जाएंगी ना, उसके ऊपर प्रेशर होगा, उसको इधर उधर बहने के लिए जगह नहीं मिलेंगी। तो ये अब हमें ये स्टडीज में पता चला है कि यहाँ पर ये जो मॉल्टन स्टेट है वो हमें सॉलिड स्टेट में देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं अर्थ का जो क्रस्ट है वापस से उसके ऊपर आ जाता है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा फर्क जो है वो क्रस्ट से ही होने वाला है, क्योंकि हम ऊपरी लेयर पे हैं। अब हम देखेंगे कि जो मटेरियल ऑफ द क्रस्ट है वो क्या होते हैं। ठीक है, जो क्रस्ट जिन चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है वहां पे कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रॉक्स। ठीक है, इससे पहले अब आप कंफ्यूज होंगे, आप कहेंगे कि मैम अभी तो हमने सियाल और सीमा पढ़ा था, ठीक है, सिलिका पढ़ा था, मैग्नीशियम पढ़ा था, ये सारी चीजें होती है, तो उससे हटकर मैं बताऊं कि यहाँ पर बहुत सारे इसके मटेरियल्स होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। देखो, जितने भी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, ऑल सॉलिड मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट वेदर हार्ड और सॉफ्ट दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड रॉक्स। ठीक है, अर्थ का जो क्रस्ट बनाते हैं, ठीक है, वो हार्ड भी हो सकते हैं, वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं, मतलब जो क्रस्ट पे जितनी भी चीजें होती है, ये जो लैंड वाला पार्ट है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे अमाउंट में चीजें हमको हार्ड भी मिलती है, और बहुत सारे अमाउंट में चीजें जो है वो हमें मतलब सॉफ्ट भी मिलती है, कोई भी टेक्सचर हो सकता है। जब जमीन पे चलते हैं आपको रेत भी मिलती है, कंकड़ गिट्टी पत्थर सब कुछ चीजें तो मिलती है ना, तो ये सारी चीजें कुछ भी हो सकती है। ऑल सॉलिड मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट वेदर हार्ड और सॉफ्ट दैट मेक अप द अर्थ
अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड रॉक्स। सॉरी, मुझे प्रोनाउंस करने में ना बार बार थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती है ये क्या कहलाता है, रॉक्स कहलाते हैं। ठीक है, अब जो रॉक्स होते हैं दे आर डिफरेंट कंपोजिशन, साइज, टेक्सचर एंड कलर्स। इनके कंपोजिशन जो है वो कंपोजिशन साइज अलग हो सकते हैं, उनके टेक्सचर्स अलग हो सकते हैं, उनके कलर्स भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, जनरली जो रॉक्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट ऑल्सो इंक्लूड लूज मटेरियल सच एज सैंड एंड सिल्ट। ठीक है, मतलब अभी हम लोगों ने बात की कि इसमें रेत भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकती है, पत्थर भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि वो किस किस फॉर्म में हो। ठीक है, हम सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब ये जो रॉक्स होते हैं इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स, दे डू नॉट हैव अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। इनके साथ में कोई केमिकली कंपोजिशन जो है वो नहीं है कि जिसको आप डिफाइन कर सकते हो। इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी बने हुए होते हैं जो इनसे निकल सकते हैं, दे आर मेड अप। ठीक है, अब मिनरल्स क्या होते हैं भाई, उसके ऊपर बात करें तो मिनरल्स जो होते हैं रॉक्स के सब्सटेंस होते हैं। मिनरल्स आर सब्सटेंस विच ऑक्योर इन रॉक्स, की रॉक्स में आपको ये सारी सब्सटेंस मिल जाए। हम देखते हैं ना कई जगह हमें कहीं पर पड़ा हुआ मिलता है कि कहते हैं अरे भैया उस महाराजा का इतने टाइम का हमें हीरा मिला है, उस मजदूर की तो किस्मत खुल गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो बहुत सारी माइंस में ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो भाई जो रॉक में मतलब रॉक्स में जो सब्सटेंस मिलते हैं, है ना, मिनरल्स आर सब्सटेंस विच ऑक्योर इन रॉक्स, तो हम उसको मिनरल्स कहते हैं। अब मिनरल की प्रॉपर्टी देख ले भाई, तो हमें एक बात बताऊंगी कि रॉक्स जो है, हमने उसमें बात की थी कि रॉक्स जो होते हैं उसमें केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है, पर मिनरल्स में, ठीक है, मिनरल्स के पास में अपना केमिकल कंपोजिशन है। दे हैव अ डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन, और इसके साथ में जो सारे मिनरल्स है, मतलब ईच मिनरल, हर एक मिनरल के साथ में दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं, और उन सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपने पहले देखो रॉक में जो सब्सटेंस निकाला तो उसको आपने क्या कह दिया, मिनरल कह दिया, जो रॉक में सब्सटेंस निकल रहा था। और जो मिनरल के अंदर जो सब्सटेंस मिल रहा है, ठीक है, ईच मिनरल कंटेन टू और मोर सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, मतलब एलिमेंट की डेफिनेशन भी हो गई यहाँ से कि एलिमेंट क्या है, कि जो मिनरल्स के अंदर जो सब्सटेंस मिल रहे हैं ऑक्योर इन द मिनरल, ठीक है, सब्सटेंस विच ऑक्योर इन द मिनरल्स, तो हम उसको एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास में मिनरल्स होते हैं वो हमें मेंटल और केमिकल दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड अस मेंटल और केमिकल्स। ठीक है, दोनों चीजें, मेटल, सॉरी, मतलब मेटल इससे और केमिकल भी मिल रहे हैं। सॉरी, मैं थोड़ा प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो गई। ठीक है, मतलब जो मिनरल्स मिलते हैं तो वहां से आपको ढेरों टाइप के मेटल्स मिलते हैं। वो मेटल्स कौन कौन से होंगे अभी आप आगे लिस्ट में देख लेंगे। उसमें से हमको बहुत सारे केमिकल्स भी मिलते हैं उसी में से। और फिर उसके साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की ये जो होते हैं ये नॉन लिविंग सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जिसमें कोई किसी भी वाली थिंग नहीं है। तो इसकी ये जो प्रॉपर्टीज है वो याद करना बहुत जरूरी है, मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि आपके पास में प्रॉपर्टी का जो कंक्लूजन होता है ना डिफरेंशिएट करने के लिए, तो वो चीजें हो सकती है कि मिनरल के पास क्या प्रॉपर्टी है भाई, वो नॉन लिविंग है और लिविंग है। ठीक है, आपको मेटल और केमिकल कहाँ से मिलते हैं, तो आप मिनरल से मिलते हैं, बता सकते हैं। मिनरल जो होता है उसके अंदर भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जिसे एलिमेंट कहते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए। अब भाई मिनरल मिलते कहाँ से हैं, ठीक है, हमें पता है कि रॉक से मिलते हैं। ठीक है, रॉक में से आपको ढेर सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, और ऐसा प्लेस जिस रॉक में, ठीक है, जिस रॉक में ढेर सारे अमाउंट में आपको मिनरल्स मिलते हैं उसको हम कहते हैं ओर। ठीक है, और अब यहाँ से आपको मतलब ऐसी, जिसको आप माइन कह सकते हो, मतलब ऐसी जगह होती है ना जहाँ से आप ढेर सारे मिनरल्स जो है आपको बहुत सारे मिलते हैं। कहते हैं ना आए दिन हम लोग, जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक दहन सीरीज देखी थी, उसमें वहां पर किसी एक मिनरल का सब्सटेंस था कि यहाँ पर बहुत सारे मिनरल मिल सकता है, तो उसकी वो माइन खुदी हुई थी। ठीक है, a rock which a particular mineral found in a large percentage is called a ore। अब ये जो होता है मिनरल, तो भाई ये इकोनॉमिकली बहुत बड़ी ग्रेट वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल होता है। ना सिर्फ हम इसकी सप्लाई जो है वो इन इंडिया करते हैं, बल्कि मतलब आउट ऑफ इंडिया भी होती है। जैसे आपको पता होगा कि हम कुछ कंट्री से पेट्रोलियम लेते हैं,
ठीक है, इसी तरीके से हम उनके शायद कुछ भेजते हो, वो हमें कुछ भेजते हैं। तो इकोनॉमिकली ये बहुत मतलब हाई रेटेड होते हैं, रिच होते हैं। ठीक है, जहाँ का अगर जिस कंट्री का मिनरल प्रॉपर्टीज जो है वो रिच है, इट मीन कि वो ऑटोमेटिकली रिच हो जाते हैं, क्योंकि इनका कॉस्ट वैल्यू भी बहुत ज्यादा होता है। फ्रॉम द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट्स दे आर डिवाइडेड इनटू मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब मिनरल को अगर आप डिवाइड करने जाए तो मिनरल भी दो इसमें होते हैं, एक तो उसका मेटेलिक फॉर्म होता है और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक फॉर्म। तो मेटेलिक क्या होता है, जब इग्नियस या मेटामॉर्फिक जो रॉक्स होती है, इन जगह पर ये फाउंड किए जाते हैं, इन जगह पर ये मिलते हैं, तो हम उसे मेटेलिक मिनरल कहते हैं। ये तो सिर्फ मैं आपको एक डेफिनेशन बताने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज वगैरह देखने जाएंगे तो आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, जैसे आयरन आपको किस में मिलता है, इस टाइप की मतलब रॉक्स में मिलता है, इग्नियस या मेटाफॉर्मिक जो रॉक्स होती है इसमें मिलता है। ये रॉक्स क्या होती है इसको भी आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ ये दो वर्ड याद रख लीजिए, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है यहाँ पर, जैसे कि आयरन हो गया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, जिंक, ये सारी हमारे पास में मेटेलिक मिनरल्स है। जब आप एक बड़ी क्लास में जाएंगे या हम आगे पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो मेटेलिक की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। नॉन मेटेलिक क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक जो सेडिमेंटरी रॉक्स होती है ये वहां पर से आपको मिलते हैं। ठीक है, दीज मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद सेडिमेंटरी रॉक्स, जहां पे मिलते हैं इसके एग्जांपल क्या हो गए, सल्फर, कोल, पेट्रोलियम, क्ले, सॉल्ट। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। दोनों एग्जांपल को मिक्स नहीं करना है, दोनों को सेपरेट सेक्शन में रखना है, और दोनों की रॉक्स जो है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेटेलिक क्या है और नॉन मेटेलिक क्या है। एक बार लिस्ट आप फिर से याद रखेंगे कि जो मेटेलिक होता है, मेटेलिक में आप आयरन ले लेंगे, गोल्ड ले लेंगे, सिल्वर, कॉपर, लेड, ये सारी चीजें आती है, मतलब जिनसे आप कुछ ना कुछ बना सकते हो। आयरन से बहुत सारे मतलब चीजें बनती है। ठीक है, जैसे आपके चेयर हो गई, मेज हो गई, तो ये सब आयरनिक है। गोल्ड, सिल्वर, लेड, मतलब जिनको आप फॉर्म कर सकते हैं सॉलिड फॉर्म में, तो आप इसको इस तरीके से याद रख लीजिए, अपना कोई भी क्लू बना सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्ले हो गया, सल्फर, कोल, पेट्रोलियम, तो ये वाली चीजों को जैसे कि जो मतलब थोड़ा आग प्रोड्यूस कर रही है, इन चीजों को आप नॉन मेटेलिक में रख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में आता है कि अभी तक के हम लोगों ने इतने बार रॉक्स पढ़े हैं, रॉक पढ़े, तो भाई अब रॉक क्या है, तो रॉक की डेफिनेशन तो हमें पहले मिल गई थी। अब हम देखते हैं कि जो रॉक्स होते हैं उसको भी क्लासिफाइड किया गया है। रॉक्स आपको मिनरल मिला, मिनरल्स आपको एलिमेंट्स मिले, तो आपने मिनरल्स पढ़ लिए कि कितने टाइप के होते हैं, अब हम रॉक्स पढ़ते हैं कि वो कितने टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन द रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, इग्नियस, सेडिमेंटरी एंड देन आता है मेटामॉर्फिक। ठीक है, इन 3 स्टेट में आपको ये पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले इग्नियस से स्टार्ट करें कि भाई ये रॉक क्या होती है। ठीक है, अब इसका जो लैटिन वर्ड होता है, इसका मतलब इसका मतलब होता है इग्नियस। ठीक है, इग्नीस, ठीक है, इग्नीस बोल सकते हो इग्नियस का, तो इसका मतलब होता है फायर। ठीक है, अब फायर है तो इससे अब आप समझ लेंगे कि हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था मैग्मा, जो कि अंदर हमको कोर में मिला था। ठीक है, हमने जब इसमें पढ़ा था ना कि कोर में लास्ट में क्या होता है, टेम्परेचर के हाई होने के कारण वहां पर उसका जो सॉलिड स्टेट होता है वो हो जाता है, थोड़ा मॉल्ट हो जाता है, और वो मॉल्टन जो होता है वो क्या कहलाता है, स्टेट, मॉल्टन स्टेट जो है वो मैग्मा कहलाता है। और जब वो क्रस्ट से फट के मतलब क्रस्ट से बाहर आ जाता है, क्रस्ट पर आ जाता है, अर्थ सरफेस पे आ जाता है, तो हम उसको क्या कहा था मैं उसको सॉरी, तो ये मैग्मा जब बाहर आ जाता है, लावा बन जाता है, तो यहाँ से जब वो लेयर्स जम जाती है, ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर मैं आपका स्ट्रक्चर आपको ये समझा रही हूँ, तो आप ये स्ट्रक्चर इग्नियस रॉक में बनाएंगे। ठीक है, मैंडेटरी है भैया ये बनाना। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा कि देखो ये वाला पूरा की पूरा ही हमारे पास में कोर वाला एरिया आ गया, तो यहाँ पर ये सारी चीजें बनी हुई हैं। तो एक टाइम बाद में क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा मॉल्ट हो गया, तो फिर प्रेशर के कारण क्या होता है, वॉल्केनिक वेव्स के कारण ये पूरा की पूरा बाहर निकल के ये हमारा अर्थ का क्रस्ट हो गया, तो यहाँ पर ऐसे ये निकल निकल के जमा हो जाते हैं। अभी निकल के जमा हो गए तो यहाँ पर पड़ते पड़े रहेंगे, फिर इसके ऊपर लेयर दे लेयर लेयर, बहुत सारी लेयर जो है ये बनते जाएंगी, और ये लेयर जो है, ये प्रोसेस जो होती है वो हजारों साल चलती है। द प्रोसेस टेक्स 1000 ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये 1 या 2 दिन के ऊपर का काम है ही नहीं, इसको बहुत सालों लगते हैं। तो ये अर्थ के सरफेस पे जमा होते जाता है, जमा होते जाता है, और इस टाइप से जो बना हुआ रॉक कहलाता है, मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रॉक्स में, और ये वाला रॉक कहलाता है इग्नियस रॉक।
है, इग्नियस से ही समझ में आता है कि ये एक आग वाला प्रोनाउंस कर रहा है। तो इग्नियस जो है ये वर्ड है जिसका मतलब होता है फायर, एक लैटिन वर्ड है, डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, प्रोसेस भी मैंने आपको एकदम सिंपली वे में बता दिया है। अब इसके बाद में हमारे पास में जो इग्नियस रॉक्स होती है इसको भी हमने दो टाइप्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, ये भी दो टाइप की होती है। देखो यहाँ पर आपको ये एक तरीके का जो फॉर्मेशन है ना इग्नियस रॉक, ये भी समझा दिया है। अब इसके दो टाइप किस किस तरीके से होते हैं वो देखो। देखो अभी हम लोगों ने क्या प्रोसेस पढ़ी थी कि जैसे ही जो लावा आता है, मोल्टन लावा या मैग्मा जो आता है वो अर्थ के सरफेस पे जम जाता है। ठीक है, मतलब वो अर्थ के सरफेस पे आता है, तो हमें पता है कि ये सरफेस पे आया हुआ है और ये लेयर जमते जाती है। तो इसमें दो कंडीशंस होती है। ठीक है, अब दो कंडीशन में क्या है, एक कंडीशन में ये होता है कि ये जो लावा है वो एकदम से ठंडा हो जाता है, कूल्स डाउन रैपिडली ऑन द क्रस्ट, मतलब जल्दी से रैपिडली वो ठंडा होते जाता है। और इस टाइप से जो ठंडा होकर के फटाफट बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जल्दी ठंडा हो जाता है, मतलब आया ठंडा हुआ और इसने अपनी रॉक जो है वो क्रिएट कर ली। हालांकि दोनों ही कंडीशन में सालों लगते हैं। ठीक है, बट कंपैरिजन होता है कि मतलब इसको इससे लेस देन टाइम लगता है। ठीक है, तो ये देखो ये आया और ये आया और ये आकर के फटाफट ठंडा, इसकी जो एयर है वो फटाफट उड़ गई और ये फटाफट ठंडा होकर इसने जो रॉक बनाया, तो ये हो गया एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अगेंस्ट एक ऐसा होता है कि जहां पर ये जो टाइप मतलब ये जो टाइम लेता है, जो ठंडा होने में जो टाइम लेता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। ठीक है, एकदम स्लोली स्लोली होता है, धीरे धीरे और ज्यादा, मतलब हालांकि वो इतना मतलब इतना मटेरियल है उसके अंदर, इतनी क्या मतलब हीट है उसके अंदर, तो उसको खाली होने में टाइम लगेगा। आप देखते होंगे जब रेत वगैरह बहुत ज्यादा गर्म होती है ना, रेगिस्तान क्यों ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि वो उतना टेम्परेचर होल्ड करके रखता है। ठीक है, उतना टेम्परेचर होल्ड करके रखना, फिर उसको धीरे धीरे उसको हटाना, तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है मतलब इग्नियस रॉक में, तो वो होता है इंट्रूसिव। ठीक है, एक्सट्रूसिव ये हो गया जो एकदम धीरे धीरे होता है, और जो इंट्रूसिव है वो एकदम धीरे धीरे स्लो टाइम लेता है, मतलब उसकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है कूल होने की। ठीक है, कूलिंग प्रोसेस इज स्लो एंड द रॉक ऑल्सो फॉर्म लावा लार्ज ग्रेन, दीज आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और इनका जो स्ट्रक्चर जो एक्सप्रेसिव होता है, इनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, कहा जाता है ऐसा। Such rocks have a very fine grained structure. When molten magma cools down deep inside the earth crust, the cooling process is slow. The rock is formed. ये वाला भी definition मैं आपको बता चुकी हूँ दोनों का, तो आपको उम्मीद करती हूँ कि दोनों rock का जो definition है वो समझ में आया होगा। अब हम इसके जो properties है उसके ऊपर बात करते हैं, मेन property के ऊपर। तो देखो जो igneous rock होती है, rocks जो होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है, compact होती है। ठीक है, मतलब अभी तक के हम लोगों ने थोड़े मतलब क्या एक मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रस्ट पे जो है वो सॉफ्ट फॉर्म भी होता है और एकदम हार्ड फॉर्म भी होता है, तो ये जो है वो हार्ड फॉर्म है। ठीक है, इस क्रस्ट का जो है मतलब ये वाली जो रॉक होती है वो एकदम हार्ड फॉर्म में होती है। दे impressive, they are impressive rock and do not contain the remain of the animal or plants। ठीक है, अब ये वाली जो रॉक्स होती है, अब जैसा कि हम लोगों ने इसको डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये कहाँ से निकल के आ रही है, ये कोर से निकल, तो यहाँ पर तो कोई भी एनिमल और प्लांट का कुछ भी रिमेन कंटेंट नहीं होगा। ठीक है, ये फॉसिल्स है, मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉसिल्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, मतलब ये पूरा ही जो फॉर्म है ये अंदर से वॉल्केनिक वेव्स से निकला हुआ है, ये अंदर ही अंदर जो कुछ हुआ है ये अर्थ के बहुत अंदर डीपर में जाकर के हुआ है। ठीक है, आपको एनिमल और प्लांट रिमेन कहाँ पर मिलेंगे, ये कंटेंट आपको ऊपरी लेयर्स पे मिलेंगे। ठीक है, हम बहुत डीपर में हैं। ठीक है, दे आर टर्म एज प्राइमरी रॉक्स बिकॉज अदर टाइप ऑफ रॉक आर फॉर्म फ्रॉम दीज रॉक। ठीक है, अब इसके बाद में ये वाली जो रॉक्स होती है इसको हम प्राइमरी रॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो प्राइमरी वही ना जिससे आप सेकेंडरी टर्शरी चीजें कर लो। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको प्राइमरी कहा है। और इसके एग्जांपल्स में देखें तो बेसाल्ट, ग्रेनाइट, बोरोलाइट एक्सेट्रा जो है ये इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, इग्नियस आपको समझ में आया कि क्या होता है, इग्नियस वो होता है जो कि अंदर से वॉल्केनिक वेव की तरह से जो लावा निकल के आता है, तो वो लावा जब देता है पूरे इसके ऊपर, जमीन के ऊपर, मतलब अर्थ के क्रस्ट पे बहुत सारा कर लेता है, तो इससे बनने वाली जो रॉक्स होती है इसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं। इसमें दो टाइप होते हैं, एक जब ये एकदम स्लोली स्लोली ठंडा होता है और बनता है तो हमने इसको एक्सट्रेसिव कहा था, एंड जो एकदम फटाफट, सॉरी वो बहुत, सॉरी 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 मैंने डेफिनेशन दोनों का
मिक्स कर दी। जो एकदम स्लो प्रोसेस में होता है इट दैट इज इंट्रूसिव, एंड जो एकदम स्पीडली होता है, रैपिडली होता है, वो एक्सट्रूसिव होता है। ठीक है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स। ओके, अब हम आते हैं क्या सेडिमेंटरी रॉक्स के ऊपर। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, जो रॉक्स होती है वो टूटते जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स में जो होते हैं उसके फ्रेगमेंट जो होते हैं, स्मॉलर फ्रेगमेंट, उसमें वो चेंज हो जाती है। अब ये जो चेंज हो जाती है तो उसके बाद में हमें पता है कि हमारी हवा पानी ये जो है वो बहा करके चीजें लेकर के जाती है। तो विंड वाटर और आइस फॉर्म, तो ये क्या करता है, इसको बहा करके डिपॉजिट कर देता है। एक तो वो उसको समुद्र के तट पे डाले, सी बेड पे डाले, या और लैंड पे डाल दे, तो इन जगह पर ले जा करके वो उनको पटक देता है। अब जब वो यहाँ पर ले जा करके गिर जाते हैं तो वहां पर ये अपना एक अलग फॉर्मेशन करते हैं, मतलब यहाँ पर भी ये जमा हो जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये बड़ी बड़ी रॉक भी यहाँ से छोटी टूट गई, फिर ये हवा के थ्रू बहाकर लेके चली गई, ये पानी यहाँ से गुजरा तो पानी से चली गई। तो ये क्या होता है, मतलब मोस्ट ऑफ जो होता है ये पानी के थ्रू ही होता है। ठीक है, इसलिए मतलब जो रॉक्स होती है जनरली कहाँ पर फॉर्म्ड होती है, अंडर वाटर होती है। तो ये लेके जाती है, एक तो मतलब सीज जो होते हैं वहां पर गई, लैंड पे गई, और वहां पे ये एक इसका फॉर्मेशन होता है, और इस फॉर्मेशन को ही हम सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं। ठीक है, एकदम इजिएस्ट डेफिनेशन है और एकदम इजिएस्ट इसको समझने का तरीका भी है। ठीक है, rocks are consistently broken down into smaller fragment and carry out away by wind, water or ice and deposit either on the seabed or on land। ठीक है, अब ये जनरली क्या होता है, अंडर वाटर ही होता है। these smaller particles are called sediments. These sediments are compressed, hardened and cemented together to form layer of rocks called sedimentary rocks or sorry। ठीक है, अब इनने क्या किया, इतने सारे जो रॉक्स है यहाँ पर ये जमा होते गए, ये जो सेडिमेंट्स है इनको इनने आपस में जमा करते गए, इनके अंदर एक बॉन्ड बना, इनके अंदर क्या कहना चाहिए, एक मतलब जो भी गुत्थी होती है वो उनने अपने आप को कंप्रेस्ड किया, और इसके साथ में ये जो रॉक यहाँ पर बन करके तैयार हुआ इसको हमने सेडिमेंट्री या स्ट्रेटिफाइड रॉक्स जो है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स ये कह दिया। है। अब इसके मेन प्रॉपर्टीज क्या होंगे, तो भाई ये जो होते हैं ये मतलब जो जिस पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं वो बहुत वेरियस साइजेस के होते हैं। ठीक है, डिपॉजिट इन द हॉरिजॉन्टल लेयर और द ऑन ओवर द अदर। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लेयर के तहत जो है एक के ऊपर एक जो है ये मिलकर के तैयार होते हैं। फिर ये क्या होता है, जो इग्नियस रॉक सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक में हमने क्या पढ़ा था कि ये हार्ड होते हैं, तो इसके कंपैरिजन में ये वाले जो रॉक्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, और इनके अंदर फॉसिल्स होते हैं, किसके, प्लांट के, एनिमल के, बिटवीन लेयर्स एंड सेडिमेंट्स। क्योंकि भाई ये उड़ा करके लेके जा रहे हैं तो हो सकता है रास्ते से बहुत सारी चीजों को लेकर के जाए। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारे एनिमल, प्लांट, इन सारे के जो फॉसिल्स होते हैं, लेयर्स होती है, तो वो सेडिमेंट्स में होते हैं। क्लियर, हमने जो इग्नियस रॉक्स पढ़ी थी उसमें ये चीजों की absence होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये प्रेजेंट है। These rocks constitute 70% of all rocks found on the earth surface। अब ये वाली जो रॉक्स होती है, अब ये जाहिर सी बात है कि एक जगह से उड़ करके लेकर के बहुत सारे जगह जा रहे हैं, तो ये जो रॉक्स होती है, जितनी भी धरती पे या अर्थ पे जितनी भी रॉक्स है, सरफेस पे जो भी रॉक्स मिली है, तो उसका 70% मतलब 70% ऑफ रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, ये सारी चीजें यहाँ पर कहाँ पे मिलती है, यहाँ पर। अगर आपको 70% ऑफ जो रॉक्स है इन ऑन अर्थ जो है उसका पता लगाना है, तो आप इस रॉक के ऊपर चले जाइए, सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर, तो आपको 70% वहां से ऑटोमेटिकली मिल जाना है। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि ये वाली जो रॉक्स होती है यहीं से हमें हमारे सबसे ज्यादा बेनिफिट वाली चीजें मिलती है। ठीक है, और वो बेनिफिट वाली चीजें क्या है, पेट्रोलियम, कोल। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती है वो हमें यहाँ से मिलती है, और हमने पहले ही मिनरल्स वाले सेक्टर में ये चीज पढ़ ली थी। ठीक है, ये नॉन मेटेलिक है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, तो वो सारी चीजें हमको यहाँ से मिलती है। ऑल फॉसिल्स फ्यूल लाइक कोल, पेट्रोलियम आर फाउंड ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ दीज रॉक्स। ठीक है, अब ये रॉक्स मतलब ये सारी चीजें कैसे बनती है, तो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेटली वीडियो में पढ़ा दूंगी कि ये जो फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, बहुत लंबे समय तक के, सालों तक के सड़ते गलते हैं, फिर उसमें से वो जो लिक्विड है वो रिलीज होते जाता है। ठीक है, बहुत सालों तक की ये प्रोसेस होती है। तो जब ये रॉक्स के अंदर ये फॉसिल्स
अवेलेबल है, ये वेरिएंट जो है इसके अंदर है, तो इसके अंदर ये सारी चीजें भी पाई जाती है। तो ये इसका एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर कोल और पेट्रोलियम जो है वो इनकी लेयर से आपको मिल जाता है। अब हम आते हैं हमारी थर्ड रॉक के ऊपर, और वो थर्ड रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अब मेटामॉर्फिक क्या होती है, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम मेटल और नॉन मेटल पढ़ रहे थे तो हमें मेटल जो है वो मेटाफॉर्मिक मॉर्फिक या जो इग्नियस रॉक है वहां से मिले थे, और जो नॉन मेटल है वो हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिले हुए थे। तो अब क्या होता है, चेंज होता है, सर्टन igneous sedimentary rocks get changed due to excessive heat and pressure inside the earth and undergo a complete change in their form and characteristics। अब क्या होता है, इसके अंदर उसके टेम्परेचर के कारण, उसके हीट के कारण, उसके प्रेशर के कारण, तो क्या होता है धरती के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं और ये चीजें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इन जो रॉक्स है इसके अंदर भी कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं, और ये चेंजेस जो है उसके कलर, टेक्सचर, हार्डनेस, मिनरल कंपोजिशन, इन सारे इस केस में होते हैं। तो इसके बाद में जो चेंज हो जाता है ना, जब उसका कलर चेंज हो जाए, टेक्सचर चेंज हो जाए, हार्डनेस चेंज हो जाए, मिनरल कंपोजिशन हो जाए, तो ये वाले जो रॉक्स कहलाते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक पढ़ना है तो सिंपली कि आप इग्नियस और सेडिमेंट्री जो रॉक्स है उसको चेंज कर दो। ठीक है, रेस्पेक्ट टू टाइम जब ये हो जाते हैं, इनमें ये इतने इतने चेंजेस हो जाते हैं, तब हम इसको मेटामॉर्फिक रॉक्स कह देते हैं। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज, अभी ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब जो प्रोसेस होती है, देखो चेंजेस जो होते हैं वो कोई भी चेंजेस ले लो, किसी में भी ले लो, तो भाई ये बहुत एक लंबा समय लेते हैं। ठीक है, जो मेटामॉर्फिक है अगर आपको उसको चेंज करना है तो ये एक लंबे समय की प्रोसेस होती है। चाहे आप पेट्रोलियम का बनना देख लो, आप फ्यूल का बनना देख लो, ये इवन कोई भी रॉक का बनना जो है वो टाइम तो लेता ही है। ये सारी जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें जो अर्थ के जितने भी मतलब हमारा जो एनवायरमेंट में जो भी चीजें हैं उसको सेव रखना चाहिए। ठीक है, सेव अर्थ का नारा ऐसे ही नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इतने सालों की तपस्या के बाद में आपको ये चीजें मिल रही है। ठीक है, कह रहा है ना कि पेट्रोल कम चलना चाहिए, सीएनजी गैसेस लेकर के आ जाओ, ऑर्डर इवन दिल्ली में ये चीजें भी लगाई गई थी। ना सिर्फ दिल्ली में ये चीज पॉल्यूशन के रिगार्डिंग थी, इवन कहते हैं कि पेट्रोलियम भी बचा है, घर में ज्यादा गाड़ियां ना रखे, थोड़ा पैदल भी चले। आजकल साइकिलों को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि इतनी सारी जो चीजें होती है, हमारी जो नेचर है उसमें जो चीजें बनी है उसको भाई बहुत लंबा समय लगा है। ठीक है, एक पेड़ जब आपको ऑक्सीजन देता है तो उस लेवल तक के पहुंचने में उसको भी बहुत समय लगता है। ठीक है, आम का पेड़ आपको सीधे आम का बीज लगाया नहीं मिलते ना, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन हम उसको कितने इजीली जाकर के एक पेड़ को तोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए। हमें ये चीजें नहीं पता है, हमें वहां पे हमारा घाटा नहीं हो रहा है इसलिए, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे बहुत सारे लॉसेस हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मतलब रोड वगैरह कुछ भी बनाने के लिए पहाड़े जाके तोड़ के आ जाते हैं। भाई वो रॉक्स कितनी मेहनत से बनी है, जो पढ़ा है उसी को पता है। ठीक है, इसलिए भी कहती हूँ मैं कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कि जब आप पढ़ लोगे तो इसकी आपको इंपॉर्टेंस पता चल जाएंगी कि इसने इतना समय लेकर के चीजें बनी है। तो आप जब भी उसको हार्म करेंगे, जब भी आपको उसको दुख पहुंचाने की चीजें होंगी, तब आप अपने आप को वहां पर कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, मैं कभी कभी ज्यादा आध्यात्मिक हो जाती हूँ, कोई बात नहीं। though the process of metamorphism takes hundreds of year, marble, slate, तो ये सारी चीजें जो है होती है इनमें से निकलती है जो मेटामॉर्फिज्म रॉक्स होती है। तो इसके बीच में से मॉर्फिक रॉक जो है, यहाँ से स्लेट मिलेगा आपको, मार्बल मिलेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। लाइमस्टोन चेंजेस ऑफ मार्बल शेल चेंजेस टू स्लेट एंड ग्रेनाइट टू नाइन्स। ओके, मतलब क्या हुआ कि जो मार्बल होता है, शेल होता है, तो मार्बल जो है, मार्बल शेल चेंजेस टू स्लेट एंड ग्रेनाइट टू एक सेकेंड, मार्बल मार्बल देखो लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में शेल जो है वो स्लेट में चेंज हो जाता है, और जो ग्रेनाइट होता है वो नाइज में चेंज हो जाता है टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये होता है। और यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है ना, वो आपको चीजें दिखाई है मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। तो देखो भाई कितनी ज्यादा प्रोसेस लगती है इन सारी चीजों को बनने में।
ठीक है, अब इसके मेन प्रॉपर्टी देख ले। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर हार्ड एंड टेक लॉन्ग टाइम इन इट्स फॉर्मेशन। ये उससे ज्यादा हार्ड होती है दोनों से। दे आर हार्डर देन द अदर रॉक्स एंड हैव अ हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके पास में हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी है और इन दोनों से ये ज्यादा ही हार्ड है। ठीक है, तो हार्डर में आप इसमें रखे तो जब आप इसको मार्किंग करेंगे तो क्या हो जाएंगे, मेटामॉर्फिक सबसे ज्यादा हार्ड है, उसके बाद में फिर आपको इग्नियस जो रॉक है वो मिलेंगी और फिर उसके बाद में जो लास्ट थर्ड बची थी वो इसमें आ जाती है। अब रॉक साइकिल क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने ये वाली जो रॉक है मेटामॉर्फिक, उसमें पढ़ा था कि टाइम के अकॉर्डिंग जब चेंज होता है इग्नियस और एक और में सेडिमेंट्री जो है वो जो चेंज हो जाते हैं तो वो मेटामॉर्फिक बन जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो पूरा ही आपका जो सर्कल है रॉक वाला, तो उसमें क्या होता है कि सारी जो रॉक्स है ना ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते जाती है। ठीक है, और इसका जो साइकिल है ना कन्वर्ट का, जैसे कि जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस सॉलिड में हो जाता है, सॉलिड, तो ये जो साइकिल होता है ना, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ये आपस में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये इस फॉर्म से इसमें चले जाता है, ये चले जाता है, आपस में चेंजेस होते रहते हैं। तो सिमिलरली रॉक में भी ये साइकिल होता है, ये आपस में चेंज होते जाते हैं और इसी को हम कहते हैं रॉक साइकिल। ठीक है, लेकिन ये भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन देखा हमने, तो यहाँ से क्या निकला, मैग्मा निकला। और ये देखो, सबसे पहले तो हमने मैग्मा देख लिया। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो इससे ये मैग्मा निकला और ये मैग्मा जो है वो इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर इसके बहुत सारे सेडिमेंट्स निकले। ठीक है, निकलते गए और फिर ये क्या हुआ कि ये बाय एयर, बाय रिवर, वाटर, इसके थ्रू बहा करके लेके गए। ठीक है, इसी के थ्रू बहा के लेके गए थे हम लोग, कोई अलग से तो आया नहीं था। तो ये यहाँ पर आते गए और ये जमा होते गए, मतलब जितनी भी रॉक है अर्थ क्रस्ट पे, जितनी भी रॉक है सरफेस पे है, तो वो सारे यहाँ पर ऐसे आते गए और इसने क्या बना दिया, सेडिमेंट्री रॉक जो है उसका क्रिएशन हो गया। ये समय के साथ में थोड़े बहुत इसके फॉर्मेशन में चेंजेस हुए तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। क्लियर, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गया। फिर एक टाइम यही आता है कि यही मैग्मा में भी कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसके नीचे बहुत सारी प्रेशर, हीट, टेम्परेचर जो है वो बढ़ते जाता है, फिर एक वॉल्केनिक वेव आती है। फिर ये साइकिल जो है वो कंटिन्यू जो है राउंड राउंड चलते रहता है और इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सब चीजें ना बहुत लंबा समय लेकर के निकलती है। तो भाई थोड़ी इज्जत कर ले, क्योंकि एक टाइम ऐसा होगा कि जब चीजें मतलब के पास में जो है ना वो खत्म हो जाएंगे। हम नेचुरल सोर्सेज में पढ़ते हैं ना कि हमें जो प्रकृति द्वारा दिए हुए हैं, जो नेचर द्वारा प्रोवाइडेड है, तो उसकी रिस्पेक्ट तो करनी होगी, क्योंकि एक टाइम होगा कि ये खत्म हो जाएंगे। जब हमें इसकी यूज की और नीड होगी तब ये खत्म हो जाएंगे और हमारे पास रहेंगे नहीं, तो फिर हम क्या ही कर लेंगे। सो सेव अर्थ। ठीक है, तो ये आपके पास समझ में आया। देखो, इग्नियस रॉक से ही मतलब बहुत सारे सेडिमेंट्स निकले हुए थे और वही सेडिमेंट जो है एक के ऊपर एक लेयर हॉरिजॉन्टल इसमें जो है लेयर्स वाइज जमा हो गए और वो सेडिमेंट्री हो गया और फिर एक टाइम बाद में यही मेटामॉर्फिक हो गया। फिर से ऐसी ही प्रोसेस जो है वो चलते रहती है कंटिन्यू, और इसी को हम कहते हैं रॉक सॉल्ट, और इसी को आपने अपने वर्ड्स में कंप्लीट करना है। ठीक है, एक्सट्रीम हीटिंग विल लीड टू मेल्टिंग ऑफ रॉक फॉर्मिंग न्यू मेग्मा। ठीक है, अब क्या होता है, बहुत सारी जो हम लोगों ने मेटामॉर्फिक पे लेकर के आए थे ना, तो वहां पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा हीट के वजह से फिर से ये रॉक जो है वो मेल्टिंग होने लगता है और जो मेल्ट होकर के जो नीचे जमने लगता है, वो जो कोर तक के पहुंचने लगता है, तो यही फिर से एक नया मेग्मा बन करके आ जाता है। दीज मोल्टन मेग्मा कैन अगेन कूल डाउन एंड solidify into igneous rock and the entire process is called the rock cycle। आई थिंक मैंने इसके पहले की जो चीजें है वो आपको पढ़ के नहीं समझा, मतलब बोली, लेकिन इन वर्ड्स मैं आपको वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको सारा की सारा चैप्टर समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा कि हमारी जो रॉक है वो किस तरीके से बनती है। ठीक है, या हमारा जो अर्थ है वो किस तरीके से बना हुआ है और कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी लंबी प्रोसेस होती है इसके ऊपर भी। ठीक है, चीजें ऊपरी तौर पे अच्छी लगती है बाहरी बाहर, लेकिन जब हम इसको डिटेल में पढ़ने जाए तो वो चीजें बहुत टफ भी जाती है। मतलब हम नॉर्मली मिट्टी हाथ से उठा के फेंक दिए, वहां फेंक दिए, हम धड़ाके से पेट्रोल यूज कर रहे हैं, कोल यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि वो पेट्रोलियम और कोल जो है कितने संघर्षों के बाद हम तक ये पहुंचा हुआ है। चलो, रॉक्स के यूजेस पढ़ ले। तो रॉक्स जो है रोड बनाने में, बिल्डिंग बनाने में इसका यूज किया जाता है। ऑब्वियसली रॉक मतलब
कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। फिर रॉक्स जो है वो स्टोर हाउसेज है फॉसिल फ्यूल्स का, जैसे कोल पेट्रोलियम आपको मिलता है, आपको यहाँ से ये सारी चीजें मिलने लगती है। केमिकल फाउंड इन सर्टन रॉक्स, बहुत सारे रॉक्स में आपको केमिकल मिलता है, बहुत सारे मटेरियल्स मिलते हैं, ठीक है। रॉक टाइप ऑफ एनी एरिया डिटरमाइन द सॉइल एंड ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द एरिया, ठीक है। जो रॉक टाइप होता है वही किसी भी एरिया, मतलब any area determine rock type of any area determine the soil and drainage pattern of the area। जो रॉक होता है वही डिटरमाइन करता है उस एरिया की सॉइल कैसी है और वहां का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो किस तरीके का होता है। उम्मीद करते हैं आपको सारा चैप्टर समझ में आया होगा। जो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था डोमेन ऑफ द अर्थ, एंड देन उसके बाद में कंटिन्यूअसली आप इस चैप्टर को कनेक्ट करके पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि चीजें समझनी जरूरी है।